हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूबंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का रहेगा और भौतिक विज्ञान में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन ध्यान से समझिएगा। हम मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन हम करा रहे थे। डेरिवेशन की ये सीरीज है और इसमें ये है डेरिवेशन संख्या 20। आज का ये डेरिवेशन संख्या 20 है और इसमें हम बहुत ही शानदार चीज आपको कराने वाले हैं। क्या क्या चीज कराएंगे हम? अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, फिर हम इसके बाद में सीखेंगे आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, या फिर आप कहिएगा अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या? अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है ये चीज सीखेंगे। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये चीज सीखेंगे और फिर एक डेरिवेशन करेंगे सुंदर सा। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस तरह से हम निकालते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन ही चल रहे हैं। तो बस इस सीरीज का एक भी डेरिवेशन आपको नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप पेपर में बैठोगे कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि इन डेरिवेशनों में से कितने आपके फंसे। ओके, अब सीखेंगे अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। सबसे पहली चीज बहुत ही प्यार से सीख जाएंगे। देखिए हमारे पास दो कुंडली, एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें मैं धारा प्रवाहित करूं, जैसे कि इसमें ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक कुंडली में मैंने आई धारा प्रवाहित की और आई धारा इसमें प्रवाहित करके इसके मान में थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूं, इसके मान को थोड़ा घटाऊं या बढ़ाऊं, इसके यानी किन्हीं दो पास रखी कुंडलियों में से किसी एक में धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करें तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि हम दो कुंडलियों को हम पास पास रख दें और एक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करें, अर्थात एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में हमें क्या लगेगा, वहां पर भी उसमें थोड़ा सा प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अपने आप हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर इसी कुंडली यानी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे प्रेरण कुंडली ये भी एक इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिएगा बात समझते हैं। एक बार फिर से मैं आपको परिभाषा एग्जैक्टली समझा दे रहा हूं। पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये आपको मैं ये जो थ्योरी है, थ्योरी लिखी लिखाई मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा। और ग्रुप की बात भी सुन लो, जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 90% पाने के लिए मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, फ्री है, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है कि भैया आपसे मैं क्या लूंगा कि 999, 199, 499, 599 ऐसा कुछ भी नहीं लिया जाएगा आपसे चार्ज। केवल और केवल आपको क्या करना है, बस ज्वाइन हो जाना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है, चेक कर लेना, वहां पे आपको ग्रुप ये थ्योरी मिल जाएगी इसकी। ओके, चलिएगा। तो यहां तक समझ में आ गया कि भैया एक कुंडली में हमने क्या किया। तो और एक चीज और मैं थोड़ा ज्ञान पिल दूं आपको कि इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा सदैव इस धारा के विपरीत होती है। ये ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर रहेगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, जब इसके धारा के मान में परिवर्तन किया तो इस कुंडली में क्या हुआ, इस कुंडली में एक वैद्युत फ्लक्स जनरेट हो गया इस तरीके से है। तो वैद्युत फ्लक्स के कारण इससे वैद्युत बल रेखाएं निकली तो वो इससे गुजरेंगी, तब जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बाकी की ये जो जानकारी है अच्छे से समझना है तो चैप्टर की थ्योरी समझ लें, क्योंकि मेरे को यहाँ पर डेरिवेशन कराने थे इसलिए थ्योरी करा दी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, सिंपल सी बात है। अब एक चीज और समझ लो, जिस कुंडली में चाहे ये हो या ये हो, जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं उसको हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक यानी प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और जिसमें विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, यानी कि द्वितीय कुंडली बोलते हैं। याद रखिएगा, धारा प्रवाहित करने वाली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। ओके, अब आते हैं सीधे सीधे हम अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अभी आपने क्या चीज सीखी, हमने ये सीखी कि हमने प्राथमिक कुंडली में हमने माना कि इसमें I1 धारा प्रवाहित की, पहली कुंडली में हमने I1 धारा प्रवाहित की, जिसके कारण इसमें एक I2 धारा यानी प्रेरित धारा I2 उत्पन्न हो गई, प्रेरित धारा I2 उत्पन्न हो गई। ओके, ठीक है, ये धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, इसके वैद्युत फ्लक्स के कारण। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्योंकि इसमें N फेरे हैं पहली कुंडली में, तो N1 ∅1। इसका वैद्युत फ्लक्स कितना, सॉरी इसका चुंबकीय फ्लक्स सॉरी, इसका जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वहां पर चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है। तो यह चुंबकीय फ्लक्स, पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना और दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना, क्योंकि इसमें इसमें इस कुंडली में ज्यादा फेरे हैं या कम है ये डिपेंड करता है। इसमें N2 फेरे हैं, इसमें N1 फेरे हैं, इसका फ्लक्स ∅1 इसका फ्लक्स ∅2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। तो ये किस चीज के कारण उत्पन्न हुआ कि जैसे ही मैंने इसमें प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की तो इससे हुआ क्या कि यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स निकला, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय फ्लक्स इसमें भी जनरेट हो जाएगा, इसमें भी उत्पन्न हो जाएगा। जब इसमें उत्पन्न हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें N2 इसमें फेरे हैं और चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, ∅2, ठीक है। तो इसमें इसी के कारण क्या होगा, इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें क्या होगी, एक धारा I2 उत्पन्न होगी, अर्थात जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि इसमें ये जो I2 धारा है, प्रेरित धारा, किस बात पर निर्भर कर रही है, इस कुंडली की धारा पर। जितनी ये धारा ज्यादा होगी उतना ही इस कुंडली में ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा, और उस फ्लक्स के कारण इसमें उतनी ही ज्यादा इसमें प्रेरित धारा होगी, अर्थात उसी फ्लक्स के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि ये प्रेरणा लेकर उत्पन्न हो रहा है। इस कुंडली की प्रेरणा, प्रेरित, इस कुंडली से प्रेरित हो रहा है, प्रेरित है ना। चलिएगा, तो इसका मतलब अब इसकी परिभाषा बनाते हैं ना अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो हमको ये चीज पता चली कि पहली कुंडली में हमने जो, ये क्या है, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है, पहली कुंडली में हमने I1 धारा प्रवाहित की है, और भैया दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, N2 ∅2। अब आपको क्या चीज पता चली, ये जो N2 ∅2 है, इस कुंडली का ये जो फ्लक्स है ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, ये जो फ्लक्स है इस कुंडली की धारा पर, प्रवाहित धारा पर। जितनी ज्यादा इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही इसमें ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा तो उतना ही इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो ये N2 ∅2, इस चिन्ह को हटाएंगे बराबर, और एक यहाँ पर M नियतांक आ जाएगा, ये I1 हो जाएगा। जहां लिख देंगे, जहां M एक क्या है, M एक नियतांक है, जहां M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं भाई। इसी को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, M को। M क्या है, नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, दोनों कुंडलियों के बीच का, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो मैंने मान लिया कि I1 धारा मैंने क्या मान ली, एक मान ली, अर्थात एकांक I1 धारा मैंने 1 एम्पियर मान ली। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब N2 ∅2 बराबर M हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं M बराबर N2 ∅2, इतना हो जाएगा। ध्यान से समझना है, क्यों, क्योंकि I1 की जगह पे मैंने 1 ले लिया, तो N2 ∅2 बराबर M, या ये 2 है, ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, M बराबर N2 ∅2।
इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। N2 φ2 क्या है, दूसरी कुंडली द्वितीय कुंडली में यानी सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है। ये क्या है, ये है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां से परिभाषा आपकी क्या बन गई अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में आई बात, नहीं आई? मतलब यह है कि यदि हम दो पास रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें, अर्थात 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तो द्वितीय कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो संख्यात्मक रूप में अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। वो द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स के ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए। बात खत्म। मतलब यह है कि दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में हम एकांक धारा प्रवाहित कर दें तो दूसरी कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। बात खत्म। ये आदि परिभाषा। अब इसका ही हम डेरिवेशन निकालेंगे। अब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे दो समतल कुंडलियों के लिए। चलिए, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन रहेगा, सिंपल सा। देखिएगा, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक R त्रिज्या और N फेरों से मिली कुंडली है दो। ठीक है, हमने माना, क्योंकि समतल वृत्ताकार कुंडली माना, हमारे पास दो समतल, हमारे पास R1 व R2 त्रिज्या की दो समतल वृत्ताकार कुंडली हैं, जिनमें N1 व N2 फेरे हैं। बात, हमने मान लिया कि हमारे पास दो कुंडली हैं जिनकी एक की त्रिज्या R1 है और जिसमें N1 फेरे हैं, एक की त्रिज्या R2 है जिसमें N2 फेरे हैं, जो कि एक दूसरे के पास इस प्रकार रखी है कि दोनों एक ही अक्षीय पर रखी हुए हैं। यानी कि जो एक दूसरे के पास एक अक्षीय रखी हैं, यानी कि एक अक्षीय रूप का मतलब क्या है कि दोनों का अक्ष, यानी कि समझ लो ये कुंडली है, इसका अक्ष ये है, दूसरी कुंडली है तो उसके सामने ही ऐसे रखी हुई है, दोनों एक ही अक्ष पर। जैसे कि एक हाथ मेरा यहां पर है, ये देखिएगा, सपोज दैट कि ये मेरी वृत्ताकार कुंडली ऐसे रखी है और इसका अक्ष भी दूसरी वृत्ताकार कुंडली ऐसे रखी हुई, दोनों एक दूसरे के सामने रखी हुई है, एकदम ऐसे फिक्स। ठीक है, ऐसे एक ऐसे है, उसके पास में ही दूसरी रखी हुई है, तो यहां पे लिख देंगे दोनों एक दूसरे के पास एक अक्षीय रूप में रखी है। एक अक्षीय का मतलब दोनों एक ही पास रखी है। जैसे कि पहली कुंडली ये हो गई जिसकी त्रिज्या है R1, ठीक है, और दूसरी कुंडली ये हो गई, इसकी त्रिज्या है R2, यानी इसी अक्ष पर रखी हुई है, इसकी त्रिज्या है R2, ऐसे रखी हुई है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया कि दोनों एक ही अक्ष पर रखी हुई है। अब हम बात करते हैं, आपको एक चीज और जानकर क्या होता है
कि जब भी कभी भी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई आर त्रिज्या की कोई कुंडली है, जिसमें n फेरे हैं। कितने हैं? n फेरे। आर त्रिज्या की कोई कुंडली है और उसमें क्या है, आर त्रिज्या की, और ये तार के n फेरों से मिलकर बनी है। तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसे कह दीजिएगा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जब इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें, इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित करें, तो इसके जो केंद्र है, ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, म्यू जीरो Ni/2r इतना होता है। कितना होता है? म्यू जीरो Ni/2r। 2r यानी कि r क्या है, इसकी त्रिज्या है, 2 तो इसमें बस मल्टीप्लाई हो रही है, n क्या है, इसमें फेरों की संख्या है, i क्या है, इसमें i धारा प्रवाहित है, म्यू जीरो कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर समझ में आया कि जब भी कभी भी r त्रिज्या की कुंडली जिसमें n फेरे हैं, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो Ni/2r होता है। समझ में आ गई बात? तो वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे पास पहली कुंडली है जिसकी त्रिज्या r1 है, और मैं मान के चल रहा हूं, मैंने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है, तब माना कि पहली जो कुंडली है, हमने माना कि ये पहली कुंडली जो थी इसकी R1 है और इसमें I1 धारा प्रवाहित की, तो इसके केंद्र पर I1 की जाती है, तो तब प्राथमिक यानी कि प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये B1 हमने मान लिया, तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो Ni/2r1। ऐसा क्यों? बात को ध्यान से समझना जरा। हमारे पास यहां पर दो कुंडली हैं, हम एक सूत्र जानते हैं कि भाई जब r त्रिज्या की कोई कुंडली हो, इसमें I1 धारा प्रवाहित होती है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू जीरो Ni/2r होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसी कुंडली है जिसकी त्रिज्या तो R1 है, पहली कुंडली की त्रिज्या R1 है, और इसमें हमने क्या कहा है कि इसमें I1 धारा प्रवाहित हो जाए, तो इसका ये जो केंद्र है O मान लिया, तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात तो वही आगे कि यहाँ पे ये O हो गया, ये R1 हो गया, और इसमें धारा I1 बह रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I1। इसमें कितने फेरे थे, पहली कुंडली में N1 फेरे हैं, त्रिज्या इसकी R1 है, और इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N1। तो B1 बराबर, तो पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू जीरो N1I1/2r1। समझ में आ गया? यानी कि इसमें R1 में भी 1 लग गया, I में भी 1 लग गया, और इसमें फेरों की संख्या भी N1, और इसकी त्रिज्या भी R1, तो इतनी हो जाएगी। और ये चुंबकीय क्षेत्र B1, क्योंकि पहली कुंडली, क्योंकि यहाँ पर दो कुंडली हैं, तो पहली कुंडली का या पहली प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू जीरो N1I1/2r1 होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हमको ये चीज पता है, अभी अननोन प्रेरण की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो अननोन प्रेरण में क्या बताया था कि भैया एक कुंडली यहाँ पर रखी हो और उसमें हम धारा प्रवाहित करें, तो दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, एक चुंबकीय फ्लक्स N2Φ2 उत्पन्न हो जाता है, और ये जो N2Φ2 है, ये इस कुंडली की, पहली कुंडली की धारा पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो ऐसे लिए अननोन प्रेरण से क्या हो जाएगा, अननोन प्रेरण के कारण, यहां पे लिख देंगे अननोन प्रेरण के कारण क्या होगा, द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है, अननोन प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में, द्वितीय
कुंडली में N2Φ2 चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। N2Φ2 चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो N2Φ2, ये जो N2Φ2 है ये प्राथमिक कुंडली की धारा पर निर्भर करता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। ये अभी हमने सिखाया था कि दूसरी कुंडली में, यानी दूसरी कुंडली पास रखी दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो पहले की धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, नॉर्मली इसमें हमने N2 ये Φ2 इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा M और ये हो जाएगा I1। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ के बाद में आपको करना क्या है, अब देखिएगा ध्यान से, हमको तो M का मान निकालना है। तो M बराबर हो जाएगा N2Φ2 अपॉन I1। M का मान निकाला तो I1 इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये M बराबर N2 अपॉन I1 इंटू ये मैंने Φ2 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? N2 अपॉन N1 एक साथ लिख दिया, Φ2 इधर लिख दिया। Φ2 इधर क्यों लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर यदि चुंबकीय फ्लक्स है तो Ba, और यदि वैद्युत फ्लक्स है यानी इलेक्ट्रिक, ये चुंबकीय फ्लक्स है तो Ba, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो Ea, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स है तो इसलिए यहाँ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि ये जो इस द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? पहली कुंडली में जब हमने धारा प्रवाहित करी तो पहली कुंडली में हमारा चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न हुआ। तो ये भाई ऐसे समझो कि यहाँ पर ये जो पहली कुंडली रखी हुई है ये पहली है और ये दूसरी है। अब दूसरी में N2Φ2 कब उत्पन्न होगा? जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, और इसमें धारा प्रवाहित करने के कारण ही नहीं, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B1 उत्पन्न होगा पहली कुंडली में। इस B1 के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली में। तो वही चीज यहाँ पर जो पहली कुंडली में हमने जो धारा प्रवाहित की है उसी के कारण इस वाली कुंडली में ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। तो पहली कुंडली के कारण, तो यहाँ पर तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा भाई, आपको ये चीज पता चल गया कि पहली कुंडली में हमने जो धारा प्रवाहित की उसी के कारण इस वाली कुंडली में हमारा क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसके कारण इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ। तो नॉर्मली देखिएगा ध्यान से समझिएगा आप, भैया ये कुंडली पास में रखी हुई है और इसके पास दूसरी कुंडली है। अब इस कुंडली में हमारा I1 धारा प्रवाहित हुई तो इसमें N2Φ2 उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इसमें एक क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, इसके कारण। अब ये चीज किसके कारण उत्पन्न हुआ है, I के कारण। और I के कारण डायरेक्टली नहीं, इस I जब किसी कुंडली में हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हुआ। इस कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं निकली, जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ दूसरी कुंडली में, उसके कारण इसमें प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि भाई नॉर्मली आपका ये जो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है Ba होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये Φ2 दूसरी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है ये Φ2 कितना हो जाएगा, B1A2। B1A2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करने के कारण जो उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, B1 ये A2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब M बराबर ये N2 अपॉन I1 इंटू B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 की वैल्यू ये है μ0 N1 और I1 अपॉन 2R1 है इंटू, और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मली आप जानते हो A2
A2 बराबर यानी कि द्वितीय कुंडली का पाई R2 स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। तो दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल I2, तो I2 कितना हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा I1 से I1 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका m बराबर, ये म्यू जीरो और पाई एक साथ ले लेंगे, म्यू जीरो पाई अपॉन 2, ये वाला 2 भी ले लिया, इंटू अब ये कितना बचा? n1 n2 बचा, अपॉन नीचे ये बचा r1 और ऊपर कितना बचा? ऊपर ये हो गया R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। या आप सीधे सीधे म्यू जीरो पाई n1 n2 R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 ऐसे लिख सकते हो। इतने और इसका मात्रक बन गया हेनरी, इसका मात्रक क्या बन गया? हेनरी। तो म्यू जीरो पाई R2 स्क्वायर, या फिर आप सीधे सीधे आप चाहो तो इसको A2 को जो करते हो भी रख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहीं से इसको A2 रख दो, इस वाले को A2 ही रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका m बराबर पाई म्यू जीरो, यानी सॉरी पाई नहीं आएगा, फिर म्यू जीरो आएगा सीधे सीधे, फिर पाई नहीं आएगा, ये तो A2 ही है, म्यू जीरो n1 n2 A2 अपॉन 2R1 ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। नीचे 2R1 रहेगा सीधे सीधे, म्यू जीरो n1 n2 और यहाँ पे सीधे A2, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको, आपकी इच्छा है। जब A2 दे रखा है तो पाई R स्क्वायर भी लिख सकते हो, अदरवाइज यही है आपका। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो ये डेरिवेशन आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन यही होता है। ठीक है, चलिएगा। तो दो कुंडलियों के बीच का जब अननोन प्रेरण गुणांक निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालना है। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।